हमारे घर में रोजमर्रा का हिस्सा बन चुके बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ब्रेड और चॉकलेट जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हमें धीरे धीरे और बीमार बनाते जा रहे हैं। इन फैक्ट्री में बनने वाले उत्पादों में शुगर, फैट और सोडियम की मात्रा WHO की ओर से तय मानकों की तुलना में 8 गुना तक ज्यादा है। इसके बावजूद आक्रामक मार्केटिंग, बच्चों को लक्षित करने वाले विज्ञापन और लचर नियमों का फायदा उठाकर फूड कंपनियां तेजी से भारत में अपना बाजार बढ़ाती जा रही हैं। इन जंक फूड की खपत के साथ साथ देश में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट रोग और कैंसर जैसी बीमारियों के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो बिस्किट, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक के साथ ही चॉकलेट जैसे 43 पैक्ड फूड पर अध्ययन किया गया। इनमें पाया गया कि एक भी उत्पाद ऐसा नहीं है जिसमें शुगर, फैट और सोडियम तीनों की मात्रा WHO की ओर से तय मानकों के अंदर हो। करीब 1/3 उत्पाद तो ऐसे थे जिनमें शुगर, फैट और सोडियम तीनों की मात्रा तय मानकों से कहीं ज्यादा थी। ये सभी ऐसे उत्पाद हैं जिनकी हमारे घरों में रोजाना खपत होती है और खास तौर पर बच्चे इन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। अमेरिका में हुए एक अन्य अध्ययन में सामने आया कि जंक फूड खाने वाले अनजाने में रोजाना 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लेते हैं और महज 14 दिनों में उनका वजन लगभग 900 ग्राम तक बढ़ जाता है। इसी पर ज्यादा बातचीत के साथ हमारे साथ डॉक्टर अरुण गुप्ता मौजूद हैं, जो समन्वयक हैं एक गैर सरकारी संस्था के, जो न्यूट्रिशन पर रिसर्च करती हैं। और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्कंद जी, जो जागरण प्राइम के एडिटर हैं और लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। सर, सबसे पहला सवाल अरुण जी आपसे कि आखिर जंक फूड होते क्या हैं, क्योंकि हम मार्केट में देखते हैं कई तरह के फूड प्रोडक्ट्स आजकल इस्तेमाल होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स पे ऐसा लिखा जाता है, जैसे आप जूस मान लीजिए कोई भी, क्या ये जूस भी जंक फूड में माना जाएगा या फिर इनसे अलग होते हैं जंक फूड? जो जंक फूड के कई तरह की डेफिनेशंस हैं, पर जो इम्पोर्टेंट जो बात है इसमें जो हमें याद रखना चाहिए कि जो भी ये एक्चुअली रियल फूड नहीं होते। जो भी खाने के पदार्थ हैं, इनको फैक्ट्रियों में इनका जो फूड का जो बेसिक स्ट्रक्चर या मैट्रिक्स होता है, उसको डिस्ट्रॉय करके उसके अंदर कलर्स, फ्लेवर्स, कोई और तरह के एडिटिव्स लाइक स्टेबलाइजर्स, इमल्सिफायर्स और जो ऐसी पदार्थ चीनी या नमक या फैट उनमें ऐसी मात्रा में डाली जाती है कि लोग खाते रहें उसको, जैसे उनको एक तरह की आदत सी पड़ जाती है। तो जो भी ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जैसे आपने कहा जो फैक्ट्रियों में बनते हैं, इनको हम जंक फूड का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम जी ये चीनी और नमक या फैट्स इनमें ज़्यादा रहती है, जो कि WHO या फिर फूड सेफ्टी अथॉरिटी के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के जो तय किए गए हैं मार्कर, उनसे ज़्यादा है। तो एक सीधा समझने वाली बात यह है कि जो भी जंक फूड हम एक पॉपुलर नाम से बुलाते हैं, ये टेक्निकली भी एक्सप्लेन किया गया है, जिसका नाम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। एक ब्राज़ील की क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसका नाम रखा गया है, क्योंकि ये ऐसी प्रोसेसिंग होती है जिसके अंदर जब आप पैकेट खोलते हैं तो आप रियल खाना नहीं पहचान सकते, आप वही खाते हैं जो डेफिनेशन। हमने जंक फूड की डेफिनेशन तो समझ ली, मगर ये हमारे स्वास्थ्य को किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं और ये कितने ज़्यादा खतरनाक है अगर हम इन्हें रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी समझना ज़रूरी हो जाता है। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। जैसे आपने खुद ही बताया कि जैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट जो शोध जो अमेरिका में हुआ था कि उन्होंने क्या किया, 2 हिस्से बनाए। कुछ लोग जंक फूड खा रहे थे लगातार अपनी मर्जी से जितना उनको भूख लगती थी, तो दूसरे लोग नॉन जंक फूड या अनप्रोसेस्ड फूड जिसको हम कहते हैं, मिनिमली प्रोसेस्ड या कुक्ड मील्स जो कि खा रहे थे। जो जंक फूड खा रहे थे या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे थे, उनका वजन जो है 2 हफ्ते में 900 ग्राम बढ़ गया। और उस रिसर्च में ये भी पाया गया, जब उन्होंने रिवर्स कर दिया उस ग्रुप को, तो 900 ग्राम फिर कम भी हो गया उनका, जब उन्होंने नॉर्मल अनप्रोसेस्ड और मिनिमली प्रोसेस्ड खाना शुरू किया। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है हेल्थ पे कि वेट जो है
वो बढ़ जाता है, ओवरवेट हो जाते हैं। जो भी बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियां हों, सबके ऊपर इम्पैक्ट करता है। उसके बाद जो जंक फूड के अंदर जो चीनी या नमक या फैट की मात्रा ज़्यादा रहती है, उसका जब भी हम इसकी कंजम्पशन बढ़ा लेते हैं 9-10% से ज़्यादा अपनी डाइट में, तो हमारी खुराक के अंदर जो मात्रा जाना चाहिए चीनी की या नमक की या फैट की, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, जिसका हमें पता भी नहीं चलता। अपने खाने में जो घर में पकाते हैं तो हम नाप तोल के डालते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि घी ज़्यादा डल गया, या हमने बटर नहीं खाना, हमने ये नहीं खाना। तो बट जब जंक फूड हम खाते हैं तो हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि वो सामने नज़र नहीं आता है कि इसमें कितना नमक या चीनी या फैट, तो वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से बीमारी का कारण बनता है। बिल्कुल आसान दूसरा, भाषा में समझा जा सकता है कि जंक फूड कहीं ना कहीं सभी की सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है। स्कन जी, मेरा अगला सवाल आपसे, अगर क्योंकि हम देखते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है उनकी बिक्री लगातार बढ़ती जा रही है। पहले हम देखते थे कि केवल अमीरी वर्ग, जो शहरी वर्ग होता था, उन तक इनकी पहुंच थी, मगर आजकल ग्रामीण इलाकों में भी छोटी छोटी दुकानों पर भी आराम से चिप्स के पैकेट मिल जाते हैं। ये बिक्री लगातार बढ़ती जा रही है, कैसे बढ़ रही है बिक्री? देखिए, एक जो सबसे इसका जो बड़ा पॉइंट मुझे लगता है कि एक मार्केटिंग में कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो हम देखें कि जो फूड कंपनियां हैं किस कदर से विज्ञापन करती हैं। आप देखें कोई भी जो भी प्राइम टाइम टीवी का प्राइम टाइम हो, न्यूज़पेपर हो, कहीं भी हो, आप पाएंगे कि फूड कंपनियों के प्रचार इस समय सबसे ज़्यादा आपको नजर आएंगे किसी भी मौके पर। तो इन्होंने सेलिब्रिटीज़ का यूज़ करते हैं। आप देखेंगे तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स आपको फूड कंपनियों के विज्ञापन करते हुए नजर आएंगे। तो हाँ, इस वजह से अगर आप मानेंगे तो ये एक महत्वपूर्ण एक प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, इस फूड के एक खासियत होती है कि एडिटिव नेचर के होते हैं, कि यानी एक बार आप इसे खाना शुरू करते हैं तो फिर आपको वो पसंद आता है और आप उसको, उसकी लत लग जाती है और आप उसको खाते ही जाते हैं। तो एक ये फैक्टर भी है जो इसकी बिक्री बढ़ा रहा है। साथ में इन्होंने एक इसको फैशन बना दिया है, एक स्टेटस सिंबल सा हो गया है कि हम पैकेज फूड खा रहे हैं, हम बाहर का फूड खा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक एस्पिरेशन से जुड़ गया है। तो लोग क्या है, ये नहीं समझते हुए कि कितना हानिकारक है, किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा उसकी खपत बढ़ रही है। तो ये 3 मुख्य कारण हैं जिस मुझे लगता है जिस वजह से हमारे देश में इसकी खपत बढ़ रही है और इसे रोकने की ज़रूरत है। अरुण जी, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि हमने देखा कि लगातार ये इसकी खपत तो बढ़ती जा रही है देश में। पहले शहरों तक सीमित थे, अब ग्रामीण इलाकों में भी आराम से ये फूड्स मिल जाते हैं, मगर इन्हें रोकने के क्या कुछ उपाय हम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर सरकार चाहे तो पॉलिसी बना सकती है। सरकार की अपनी एक प्लान ऑफ एक्शन बना हुआ है। ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे हम कहते हैं, जिसमें ये डायबिटीज़, ओबेसिटी, कैंसर, हृदय रोग, ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आते हैं। उसका एक प्लान बना हुआ है, उसके अंदर सारे तरीके लिखे हुए हैं। मुख्य तौर पर 3 तरीके हैं जिनसे इनकी खपत कम हो सकती है। पर जो पॉलिसी बने या उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हो, अगर हम ये ध्यान रखें कि उसका एम बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हमें खपत कम करनी। लोगों को सिर्फ बताने से बात नहीं बनती, एक्सरसाइज करने से बात नहीं बनती बीमारी को बचाने की। ये 3 पॉलिसियां हैं। एक तो है कि जैसे जिस फूड को आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट है, HFSS कहते हैं या जंक फूड कहते हैं या अल्ट्रा प्रोसेस, कोई भी डेफिनेशन सरकार को फटाफट अडॉप्ट कर लेनी चाहिए और उसके हिसाब से उसके ऊपर वार्निंग लेबल लग सकता है। वार्निंग लेबल के कई तरीके हैं, वो सरकार जब ये डिस्कस करे तो उसको ध्यान में रखे कि वार्निंग लेबल हो, ना कि उसको स्टार्स दिए जाएं, जो कि अभी ड्राफ्ट में उपलब्ध है। नंबर 2, जो भी मार्केटिंग है, अभी जैसे स्कंद जी ने बताया कि मार्केटिंग बहुत ज़्यादा डीप रूटेड मार्केटिंग है। अभी WHO की एक रिपोर्ट है जो अभी पब्लिश नहीं हुई है, उससे हमें पता चला है कि एक महीने में 10 चैनल्स पे कोई कम से कम नहीं तो 2 लाख एडवर्टाइजमेंट्स जो इस तरह के फूड्स की हुई है। तो उसकी रोक लगाने के लिए कंट्री में कुछ लॉ बने हुए हैं और कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, केबल टीवी लॉ है, फूड सेफ्टी रेगुलेशंस हैं। अभी तक कोई भी इनमें से कोई भी लॉ जो है किसी एडवर्टाइजमेंट को रोकने में सक्षम नहीं है। उनका या तो बदलाव किया जा सकता है उनमें। दूसरा, जो मैंने बताया, प्लान ऑफ एक्शन में एक लॉ का प्रोविजन है कि पब्लिक हेल्थ लॉ बने कंट्री में
जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की रोक और जंक फूड की कंजम्पशन को कम करे। वो लॉ भी बनाया जा सकता है जो कि उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ आई&बी, हेल्थ और लॉ कमीशन मिलके ऐसा ड्राफ्ट करे लॉ। तो तीसरी बात है, जैसे जीएसटी काउंसिल है, उन्होंने 4-5 साल पहले कोला ड्रिंक्स के ऊपर हायर जीएसटी लगाया था। उससे भी माना जा रहा है कई कंट्रियों में हुआ है ये, मैक्सिको में जैसे जब टैक्स बढ़ाया तो कंजम्पशन कम हुई, तो वो भी एक ट्राई किया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है अगले महीने, हम तो रिक्वेस्ट करेंगे काउंसिल को कम से कम कंसिडर तो करें ये वाली बात कि जो भी फूड है जो जिसका नाम चाहे वो जंक फूड है, कोई उसके लिए पक्की डेफिनेशन बना के उसको बता दें कि कितनी चीनी ज़्यादा हो। अगर मान लो चीनी 10% से ज़्यादा है या फैट 10% से ज़्यादा है या नमक 1 मिलीग्राम पर कैलोरी से ज़्यादा है प्री पैकेज फूड में, उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगे और ज़्यादा टैक्स लगाने से कंजम्पशन कम हो सकती है। ये 3 पॉलिसीज़ हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सरकार ऑलरेडी कर रही है, लोगों में अवेयरनेस करना, लोगों को ये बताना कि जंक फूड का रिस्क क्या है। सरकार ये तो बता रही है कि हेल्दी फूड खाइए, अच्छा खाना खाइए, या कम खाइए चीनी या कम नमक खाइए, पर वो अगर आपको पता ही नहीं है कि इसमें कम है, नमक ज़्यादा है या कम है, तो आप कैसे आपका नमक या चीनी कम करेंगे। तो इसलिए सरकार को साथ में ये भी बताना चाहिए, जो मूवमेंट है, जो ईट राइट मूवमेंट है फॉर एग्जांपल, या कोई भी कम्युनिकेशन कैंपेन है लोकल लेवल पे, लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, जिसमें ये बताया जाए कि कौन से फूड प्रोडक्ट हैं जिनमें चीनी या नमक या फैट की मात्रा ज़्यादा है, ताकि वो कॉशन से खाएं। जो ज़्यादा खा रहे हैं उनको बोला जाए वो कम करें, जो नहीं खा रहे उनको बताया जाए मत खाएं क्योंकि इसकी लत लग जाती है, और धीरे धीरे कम किया जाए। तो अब कभी कभी कोई ऐसा पंच करने से प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जो प्रॉब्लम आती है वो लगातार खाने से आती है। अगर 10% से ज़्यादा डाइट, हमारा मानना ये है, जो साइंस भी कहती है, डाइट में अगर 10% से ज़्यादा जंक फूड आ जाए अपनी में, वो बीमारी का कारण बढ़ता जाता है। उसमें कोई बीमारी नहीं है जो नहीं हो सकती। डायबिटीज़ है, मोटापा है, हार्ट डिजीज़ है, यहाँ तक कि प्रीमेच्योर डेथ्स भी ज़्यादा होती हैं जब जंक फूड की कंजम्पशन बढ़ जाती है। बिल्कुल अरुण जी, कहीं ना कहीं कहा जाए तो सरकार के साथ साथ आम जनता को भी जागरूक होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। स्कंद जी, आपने जागरण प्राइम में प्रकाशित एक खबर में जिक्र किया था कि फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग का जिक्र किया था, जिसका मसौदा अभी लंबित है। ये पूरा मामला क्या है? इससे पहले आप मामला बताएं, मैं बता दूं कि आप इसी खबर की डिटेल जागरण प्राइम पर भी पढ़ सकते हैं। आप दैनिक जागरण की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर जागरण प्राइम को सब्सक्राइब कर आप इसी तरह की डिटेल्ड खबरें वहाँ पर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आप जवाब दीजिए अपना। हाँ, देखिए, फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग क्या है बता दूं। अभी हम जो फूड पैकेट देखते हैं तो उसमें आप पाएंगे कि उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो उसकी डिटेल उसके बैक में होती है, बड़े छोटे फॉन्ट्स में होती है। तो वो क्या है, जब कोई कंज्यूमर उसको लेता है तो उतना ध्यान नहीं देता और उतना ज़्यादा वो कम्युनिकेट नहीं करते कि वो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़्यादा हैं या हानिकारक हैं। तो ये एक बात आई कि इस सारी चीज़ों को हम फ्रंट पे ले आएँ, मतलब जहाँ पे वो बड़ी बड़ी दावे करते हैं ना कि हेल्दी है, इसमें नट्स हैं, ये हैं, वो हैं, वहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा रहे, उसमें एक वार्निंग हो, एक अलर्ट हो जाए। जैसा मैं एज ए कंज्यूमर मैं एक बिस्किट का पैकेट ले रहा हूँ तो मैं अलर्ट हो जाऊँ कि अच्छा इसमें शुगर ज़्यादा है, अच्छा अगर मुझे डायबिटीज़ है मैं कहूँगा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। जैसे सिगरेट और बाकी विज्ञापनों पे लिखा रहता है वार्निंग, तंबाकू में जो वार्निंग आई उसका इम्पैक्ट दिखा। तो एक तरह से वही कोशिश है कि हम अपने कंज्यूमर्स को हम एक बता सके, या जो भी है उसको देख के मुझे ये पता चल जाए कि एटलीस्ट एज अ कंज्यूमर कि मैं प्रोडक्ट जो ले रहा हूँ, मैं जो खाने जा रहा हूँ, उसमें कहीं साल्ट ज़्यादा तो नहीं है, सोडियम ज़्यादा तो नहीं है, मुझे बीपी में नुकसान कर सकता है, या शुगर ज़्यादा तो नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, या फैट ज़्यादा तो नहीं है। तो ये एक वार्निंग देने के लिए ये प्रोसेस है, या पूरी दुनिया में इस पर काम चल रहा है और कई देश है जहाँ ये लागू हो चुका है। अगर आप देखें यूके हो गया, कनाडा हो गया, कई देश है, चिली हो गया, साउथ अमेरिका के कई देश लागू कर चुके हैं। इजराइल ने बहुत अच्छा काम किया है। भारत में इसकी बात 2014 से शुरू हुई थी करीब, जब एक दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था और उसने कहा था कि भाई उसको लेके फिर एक कमेटी बनी, उसने FOPL की बात की कि हाँ हमें होना चाहिए। तो 2014 से भारत में कवायद चल रही है बड़ी। फिर 2000 अलग अलग मौके पर वर्किंग कमेटीज़ बनी, तमाम चीज़ें हुई, और फाइनली पिछले साल सितंबर में जो फूड रेगुलेटर है भारत का FSSAI ने इसको लेके एक ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी कर दिया था और उस पर कमेंट्स मांगे थे।
बट वो रेगुलेशन जारी करे अब 1 साल हो गए हैं, मतलब 20 सितंबर को जारी किया था पिछले साल, आज आप देख रहे हैं मतलब 1 साल से ऊपर बीत चुके हैं और अभी तक FSSAI का ये कहना है कि इसमें हमारे पास इतने हज़ार कमेंट आ गए कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो एक हम कह सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं इसमें जो FSSAI की प्रतिबद्धता है वो हमें कम दिख रही है, क्योंकि अदरवाइज़ ये अब तक लागू हो जाना चाहिए था। और एक जो दूसरी इसमें एक इशू आ रही है जो हमें पता चलती है कि वर्ल्ड वाइड सिर्फ 2 देश हैं जिन्होंने हेल्थ स्टार रेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके 4-5 प्रकार है FOPL के, उसमें एक हेल्थ स्टार रेटिंग है जिसको बहुत कम महत्वपूर्ण माना जाता है, और एक होता है वार्निंग लेवल जिसको बड़ा ही इफेक्टिव माना जाता है। तो FSSAI जो है वो वार्निंग लेवल को लेके हेल्थ स्टार रेटिंग अपनाना चाहता है, उसके ड्राफ्ट में वो है। तो उसको लेके भी एक जो विशेषज्ञों का एक मत है उसके खिलाफ है। वो चाहते हैं कि इस स्टार हेल्थ रेटिंग की जगह जो है सरकार वार्निंग लेवल को अपनाए। बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है कि भारत में भी जल्दी वार्निंग लेबल लागू हो। अरुण जी, मेरा अगला सवाल आपसे, हम हेल्दी और अनहेल्दी फूड को डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले अपना सवाल दोहराया था कि मार्केट में आजकल जूस भी उपलब्ध हैं जिस पर लिखा जाता है कि ये ताज़ा फलों से बनाया गया है। जैसे अगर हम केचप का एग्जांपल ले लें तो उसमें फ्रेश टोमेटो केचप लिखा जाता है, जबकि वो उसमें फ्रेश टोमेटो की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। तो ऐसे में कैसे उनके बीच में डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि ये हेल्दी है और ये अनहेल्दी है? 2 चीज़ें इसमें आती हैं। पहले तो मैं बता दूं हेल्दी और अनहेल्दी में कैसे। हम प्री पैकेज फूड की बात कर रहे हैं जो ना किसी भी प्लास्टिक के या वैसे डिब्बे में बंद होके, फैक्ट्रियों से बंद होके आते हैं। तो उसके ऊपर अगर हम इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करें, अगर इंग्रेडिएंट 5 से ज़्यादा हैं तो वो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो फूड प्रोडक्ट जो है वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड है और अनहेल्दी होगा। अगर फूड जैसे सिंगल इंग्रेडिएंट है, जैसे चना है या मकई के दाने हैं या जैसे कोई भी सिंगल इंग्रेडिएंट चिड़वा है, इस तरह के खाने हैं जो सिंगल इंग्रेडिएंट में आते हैं। उसके बाद जो पका हुआ खाना है, मान लीजिए हम बाज़ार से लेते हैं या घर में पकाते हैं, नमक चीनी और वसा डाल के हम सब्जियों को बनाते हैं या दाल बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, वो भी प्रोसेस्ड है पर वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड नहीं होते। तो वो हेल्दी साइड में आते हैं जो खाने ऐसे बनते हैं। जो खानों में फिर उसके बाद इंग्रेडिएंट लिस्ट में चीनी, अगर पहले 2-3 इंग्रेडिएंट जो वेट के हिसाब से होते हैं, जो सबसे ज़्यादा वेट होता है उसका नंबर 1 पे लिखा होता है। जो आपने बात बताई, जैसे किसी बिस्किट पे लिखा होता है कैश्यू ज़्यादा है या कैश्यू एलमंड बिस्किट है, तो पता चलता है कि उसमें 1-2% ही होता है कैश्यू। तो सिमिलरली टोमेटो केचप की जो आपने एग्जांपल दी वो भी ऐसे। तो अगर हम ये देखना शुरू करें लेबल, जब तक कोई लॉ नहीं बनता तब तक ये लेबल देखना बहुत ज़रूरी है कि वाकई वो जो चीज़ लिखी है, रियल जूस जैसे रियल लिखा है वो रियल नहीं होता है, तो पीछे लिखा भी रहता है। और भी कई ऐसे ब्रांड हैं जिनके ब्रांड नेम से वो चीज़ जानी जाती है, वो ज़रूरी नहीं कि वो हेल्दी हो। तो इसलिए वो हमारे लिए, कंज्यूमर्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम ये चेक करें कि चीनी की मात्रा क्या है। अगर वो मान लो बैक ऑफ द लेबल पे, जैसे सिकंद जी ने बताया, बहुत छोटा छोटा लिखा रहता है, फिर भी पढ़ा जा सकता है कभी कि अगर 100 ग्राम प्रोडक्ट में चीनी 10 ग्राम से ज़्यादा है वो अनहेल्दी है। अगर 100 ग्राम खाने में 10 ग्राम से ज़्यादा फैट है वो अनहेल्दी है। अगर सोडियम की मात्रा 1 मिलीग्राम पर किलो कैलोरीज है, मतलब अगर पैकेट में 400 कैलोरीज हैं, अगर उसमें सोडियम 400 मिलीग्राम से ज़्यादा है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उनमें ज़्यादा मिलेगा आपको, तो वो भी अनहेल्दी है। अब आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, बिस्किट्स में आम लोग सोचते हैं हम मीठा खा रहे हैं, बिस्किट मीठा मुंह करने के लिए, पर बिस्किट में भी नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। सो दोनों चीज़ें भी देख सकते हैं आप, चीनी भी देख सकते हैं, बिस्किट भी देख। हमारी रिपोर्ट में भी डिटेल है, जो कल रिपोर्ट आई है आपकी, उसके अंदर भी ऐसे पदार्थों के बारे में लिखा गया है कि जिसमें दोनों चीनी और नमक दोनों ज़्यादा हैं, या चीनी नमक और फैट तीनों ज़्यादा हैं। तो अगर एक भी चीज़ मिल जाए आपको, जो भी कंज्यूमर्स हैं जो सुन रहे हैं, तो पहचानना चाहिए और अपने आप को एजुकेट करें और सोचें कि मुझे ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों को कोई बीमारी है उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं
जो बढ़ रहे हैं बच्चे, स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं, उनके ऊपर इतनी एडवर्टाइजमेंट का बोझ पड़ रहा है। और एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती हैं कि वो अपने जो हीरोज़ और हीरोइंस हैं जिनको हम मानते हैं, वो कहते हैं आप खाइए, वो खा के दिखा रहे हैं टीवी पे, तो वो बच्चे उसकी तरफ झुकाव हो जाता है। और पेरेंट्स भी कुछ कर नहीं पाते कि बच्चे डिमांड करते हैं, तो वो पेरेंट्स को दिल लेके देना पड़ता है। शायद उनको भी ये नॉलेज नहीं रहती कि ये अनहेल्दी भी हो सकता है। ये शोध जो है, जितनी भी साइंस है, पिछले 10 सालों में आई है। एक ये भी एक नई चीज़ हो रही है दुनिया में कि लोगों को अब पता लगना शुरू होना चाहिए कि ये हानिकारक, अब इतने सालों से बिक रहे हैं, पहले पता नहीं था क्योंकि शोध नहीं हुए थे, सबको लगा कि ठीक है, कन्वीनियंस है, लोगों को बाहर जाना होता है, ये बात होनी, किसी को ये नहीं मालूम था कि ये हमारी सेहत को इतना सेहत को डाउन कर देगा। सो मच सो कि जो टोबैको की बात चली थी, अभी जो जंक फूड या अनहेल्दी फूड से ग्लोबली डेथ्स टोबैको से ज़्यादा हो रही, इसलिए इसको ये कहना कि ये टोबैको के तरह ही इसको रेगुलेट करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। हम करते हैं, सरकारें करती हैं, सब सरकारें करती हैं। जैसे मान लो एक्सीडेंट का मैं एग्जांपल दूँ, तो उसके लिए भी तो लॉ बनाते हैं ना कि बेल्ट लगाइए या हेलमेट पहनिए, तो लॉ बना क्योंकि हम बचाना चाहते हैं लोगों को। तो जंक फूड की जो बीमारी फैल रही है, उससे भी तो सरकार को चाहिए ये बचाना, कि हम बचाना चाहते हैं लोगों को, इसलिए हम ये लॉ बना रहे हैं। क्योंकि फूड इंडस्ट्री इसके फेवर में नहीं होगी, क्योंकि उनको लगेगा हमारी सेल्स कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक गेन जो है वो हेल्थ में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हेल्थ इज़ वेल्थ। पहले अगर सेहत ही खराब है, जब अब आज के दिन में भारत में 4 में से 1 इंसान या डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है। अगले 10 सालों में क्या होगा हमें नहीं पता। पिछले 7-8 सालों में संख्या 6 करोड़ से 10 करोड़ हो गई है डायबिटीज़ की। तो हम किधर जा रहे हैं? सब पॉलिसी मेकर को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और अगर हम सुनेंगे, पहले इंडस्ट्री की बात सुनेंगे, फिर लोगों की बात सुनेंगे, तो मुझे लगता है वो गलत तरीका है। इंडस्ट्री से बात करें, इम्प्लीमेंट कैसे करना है। पॉलिसी के डिज़ाइन में इंडस्ट्री का कोई रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक इंडस्ट्री हावी हो जाएगी, जो कि अभी तक होती रही है, वो शायद सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सरकार के साथ साथ जो विज्ञापन है, भ्रामक विज्ञापन, उन पर भी कहीं ना कहीं नकेल कसने की ज़रूरत है। आपका इस पर क्या कहना है संजय? अब बिल्कुल, ये जो फूड खपत बढ़ रही है, इसका जो सबसे बड़ा कारण मैंने बोला वो यही है कि मार्केटिंग इतनी ज़्यादा है, और उसके अलावा जो भ्रामक विज्ञापन है, वो दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत भारी पड़ रही हैं। अगर हम इसको सिर्फ विज्ञापन पर भी कटौती करेंगे तो कहीं ना कहीं जो मैंने बोला ना, स्टेटस सिंबल सा बन रहा है, या लोगों के मन में उसकी धारणा बन रही है कि मुझे खाना है, उस पर कमी आएगी। जैसे देखिए, अगर आप टोबैको का ही मैं फिर उदाहरण देता हूँ कि टोबैको पे बहुत अच्छा ऐसे प्रयोग है। टोबैको में जब वार्निंग आई, टोबैको के एड्स पर रोक लगे, तमाम चीज़ें हुई, तो हम जो आखिरी स्टडी जो हुई है उसमें पाया गया कि हाँ, टोबैको की जो खपत है वो घटी है। तो कहीं ना कहीं इसके विज्ञापनों पर रोक लगाना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये जो एक लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं ना, कि लोग इंस्पायर हो रहे हैं, साथ में उसमें झूठ भी परोस रहे हैं कि हेल्दी बता दे रहे हैं, वो चीज़ हेल्दी बता रहे हैं। ठीक है, एक किंडर जॉय आता है, किंडर जॉय में बताते हैं कि बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होगा क्योंकि उसमें से टॉय निकलता है। तो इस तरह के अनसाइंटिफिक क्लेम, झूठे क्लेम कर रहे हैं, और वो लोगों को बरगला रहे हैं ये अनहेल्दी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। जिस तरह टोमेटो केचप में लिखा रहता है फ्रेश टोमेटो केचप, बट उसमें फ्रेश टोमेटो उसकी क्वांटिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है, और उसमें साफ तौर पर उसके आप अगर पीछे पढ़ेंगे तो फ्रेश टोमेटो केचप के पीछे लिखा होगा कि ये केवल कंपनी का नाम है फ्रेश टोमेटो। वो फ्रेश टोमेटो दावा नहीं करती कि उसमें फ्रेश टोमेटो है, केवल ब्रांड नेम है। तो इस तरह के आपको भी विज्ञापन देख के कहीं ना कहीं बचना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको पीछे लिखी हुई वार्निंग को ज़रूर पढ़ना चाहिए।